नमस्कार, मैं प्रशांत मनाफर, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय नवीन महाविद्यालय जयजयपुर, जिला जांजगीर चांपा। आज हम एमए सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर के अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप में मध्यांक या मीडियन का अध्ययन करेंगे। मध्यांक केंद्रीय मूल्य है जो क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से किसी भी समंक को दो भागों में बांटने से हमको प्राप्त होता है, जो बिल्कुल उसके बीचों बीच होता है। जैसे इसके नाम से स्पष्ट है कि मध्य का कोई अंक, मध्य का जो अंक होता है उसे ही मध्यांक कहा जाता है। यदि हम साधारण भाषा में कहें तो मध्यांक वह संख्या है जो दी गई संख्याओं के बिल्कुल बीच में आती है, और यह ऐसी संख्या है जो दिए हुए समूह के बड़े भाग को और छोटे भाग को अलग करती है, अर्थात दो भागों में बांटती है। इस दी गई संख्या का मध्यम भाग ही मध्यांक कहा जाता है। यदि हम उसके अर्थ की बात करें तो मध्यांक किसी भी समंक श्रेणी का वह मूल्य है जो समंक श्रेणी के मध्य में होता है। यह समंक श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटता है। यहाँ पर हमको एक बात ध्यान में रखनी है कि हम समंक श्रेणी को आरोही अर्थात असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करके मध्यांक ज्ञात करते हैं, अर्थात आरोही या अवरोही क्रम में हम जमाने के बाद ही मध्यांक संबंधी कैलकुलेशन को प्रारंभ करते हैं। कॉर्नर महोदय ने जो परिभाषा दी है उसके अनुसार मध्यांक वह पद है जो समंक समूह को दो बराबर भागों में इस प्रकार विभक्त करती है कि एक भाग में समस्त मूल्य मध्यांक से अधिक और दूसरे भाग में समस्त मूल्य मध्यांक से कम हो। यहाँ पर फिर से मध्य के मूल्य की बात की जा रही है। सेक्रिस्ट महोदय बोलते हैं कि एक श्रेणी का मध्य का आकार के आधार पर क्रमबद्ध करने पर उस पद का ऐसा अनुमानित अथवा वास्तविक मूल्य है जो वितरण को दो भागों में बांटता है। यहाँ पर वितरण का मतलब जो आंकड़े हमको प्रदान किए गए हैं। यदि हम मध्यांक की विशेषताओं की बात करें तो इसमें पहली विशेषता है कि मध्यांक से केंद्रवर्ती मान शीघ्रता से मालूम किया जा सकता है। जो मान हमको प्राप्त करने हैं, जब हम उसको आंकड़े को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं तो वह मान हमको शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। इसका मूल्य अति सीमांत इकाइयों में बहुत कम होता है, अर्थात जब वितरण असामान्य हो तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसी को अति सीमांत इकाइयों में बहुत कम होता है कहा गया है। पदों को आरोही या अवरोही क्रम में रखा जाता है। चौथी बात यह है कि मध्यांक समंक श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटता है, अर्थात जहाँ पर मध्यांक होता है वहाँ से समंक श्रेणी बिल्कुल दो बराबर भागों में बटा हुआ रहता है। मध्यिका के गुण या दोषों को जानने से पहले हम यहाँ कुछ सवाल पहले हल कर लेते हैं, तब हमको पता चल पाएगा कि उसके गुण या दोष कौन कौन से हैं। हमारे सामने ये अंक दिए हुए हैं। इन अंकों को सबसे पहले हम आरोही क्रम में जमा लेते हैं। जब हम इसको जमाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर अंक 3 आएगा, फिर आप देख रहे हैं 3 एक बार और है, वो दोबारा फिर 3 आएगा, फिर हम इसको लगातार बढ़ते क्रम में जमाते जाते हैं। तो अगला अंक 6, फिर 7, फिर 11 और फिर 12। अब हम यहाँ देखेंगे कि कुल अंकों की संख्या कितनी है, अर्थात n कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात कुल जो अंक हैं उनकी कुल संख्या है 7, अर्थात जो 7 की संख्या है वो विषम संख्या है। जब कुल संख्या विषम हो, 1 2 3 4 5 6 7 विषम हो, तो हम यहाँ पर एक सूत्र लगाएंगे, n+1/2। यहाँ पर me का मतलब है मध्यांक। यहाँ पर n हमको ज्ञात है 7, उसमें हम 1 जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग दे देंगे। अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। जब हमने इसे भाग दिया तो इसका उत्तर आया 4। तो अब जो चौथा पद है वही हमारा मध्यांक होगा। तो आप देखिए चौथा पद कौन सा, 1 2 3 और 4, तो चौथा पद है 7। ये जो 7 है यह हमारा मध्यांक होगा। इसमें ध्यान रखिएगा कि हमने जो यहाँ जो ये सूत्र यूज़ किया है, यह सूत्र हम विषम संख्या के लिए, अर्थात जब हमारे पास n विषम संख्या में हो तब हम इसको यूज़ करेंगे। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 7। ये हमारा आंसर आ गया है। जब हमारे आंकड़े विषम संख्या में हो तब हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, और जब सम संख्या में हो तो हम एक दूसरे सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सम संख्या है तो हम कैसे इसका परिणाम निकालेंगे। तो यहाँ पर कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर आप देखें हमने सेम उसी को ही इस्तेमाल किया है, बस इसमें हमने एक जोड़ दिया है 13। तो ये जो इनकी कुल संख्या है वो कितनी है, 8 है, अर्थात n यहाँ पर कितना आएगा, 8 आएगा।
यहाँ पर हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, ME इक्वल टू n/2, M इक्वल टू n/2 प्लस 1। इसका हम इस्तेमाल करके हम यहाँ पर मध्यांक निकालेंगे। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जब हम इसको 8 को भाग देंगे 2 से तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 4। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिर से जो 8 है उसको 2 से भाग देंगे, यहाँ पर हमारा उत्तर, और उसमें हम 1 जोड़ देंगे। ये दोनों का फ़र्क आप देखिएगा, 1 में हमारा उत्तर आया 4, 1 में हमारा उत्तर आया 5। अब ये 4 और 5 है क्या, तो 4 जो है वो हमारा चौथा पद और 5 अर्थात पाँचवा पद। अब हम इसमें देखेंगे चौथा पद कौन सा है, तो चौथा पद है 7। पाँचवा पद कौन सा है, पाँचवा पद है 9। अब हम क्या करेंगे, चौथे और पाँचवें पद में जो वैल्यू दी हुई है उसको हम जोड़ लेंगे। तो जैसे हम 7 और 9 को जब जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 16। ठीक है, हम इसको जोड़ लेंगे और इसको हम जो हमारा मूल्य आता है उसको हम 2 से भाग दे देंगे। तो 7 और 9 को जब जोड़ते हैं तो 16 आता है। जब हम 16 को 2 से भाग देते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है 8। जब हमने चौथे पद और पाँचवें पद के मान को जोड़ा और उसको 2 से भाग दिया तो हमारा उत्तर आया 8। अतः यह जो हमारे सामने दिया हुआ है इसका जो मध्यांक है वह है 8। यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं इसके दोनों ओर जो संख्याएं हैं वो बिल्कुल बराबर वितरित हुई हैं। मध्यांक में हमको यही ध्यान रखना है कि संख्याएं विषम है या सम है, उसके लिए बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा अंतर होता है। मध्यांक संबंधी एक और प्रश्न अब हम हल करते हैं, जिसमें एक और प्राप्तांक दिए हुए हैं, आंकड़े हमारे पास, दूसरी ओर है फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता या आवृत्ति। ये दोनों दिया हुआ रहता है। हम पहले से इसको टोटल करके रख लिए कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 47 है। दोनों आंकड़े हमको दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको जोड़ते जाएंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, प्राप्तांक 20 का की आवृत्ति कितनी है, 1। हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब इस 1 को हम 2 के साथ जोड़ेंगे और इन दोनों का जो जोड़ होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो जब 2 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसकी आवृत्ति जो संचयी बारंबारता है वो तो यहाँ हो नहीं सकती, अतः इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब जब हम इस 1 को इस 2 के साथ जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। इस 3 को जब हम 7 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10। जब 10 को 9 के साथ जोड़ेंगे तो आ जाएगा 19। ऐसे ही हम बाकी अंकों को जोड़ते जाएंगे। हमने सभी को जोड़ लिया है। अब आपका जोड़ सही है कि नहीं है, इसको चेक करने का तरीका यही है कि आप लास्ट जो आपका अंक है और इसको मिला लीजिए। यदि दोनों एक ही जैसा है तब आपका जो प्लस करना है वो सही है। जब हमने इसको जोड़ा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात की, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 47 आया हुआ है, अर्थात यह सम है या विषम है। यह जो संख्या आई है यह विषम है। अब हम यहाँ पर जो विषम संख्या वाला सूत्र है उसको लगा देंगे। अब हम इसमें मान को रख देंगे। n मतलब हमारे पास तो है 47। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये 48 आया, जिसको हम 2 के साथ भाग दे देंगे। हमने इसे भाग दे दिया तो हमारे पास जो अंक आया है वो है 24। अब हम ये देखेंगे कि संचयी बारंबारता में 24 का जो अंक है वो कहाँ पर है। तो जैसे हम इसमें देखते हैं तो 24 का अंक जो है वह 30 की जो संचयी बारंबारता आई है उस पद में है। अब हम उस पद का मूल्य देखते हैं, प्राप्तांक कितने हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 24 है और यहाँ पर भी 24 आया है। तो इस जो हमारे पास जो टेबल है इसमें जो मध्यांक होगा वो होगा 24, अर्थात हमारा उत्तर जो है वो होगा 24। अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बस अंतर ये है कि यहाँ पर क्लास इंटरवल आ गया, अर्थात वर्ग अंतराल आ गया है। आवृत्ति हमको दी गई है, हमने पहले से ही संचयी बारंबारता यहाँ पर निकाल ली है। सिर्फ यहाँ पर जो नया है वह यह है कि सूत्र जो है वो बदल गया है। सूत्र का विवरण भी यहाँ पर दिया हुआ है कि L का मतलब होता है मध्यांक वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा क्या है, हम यहाँ देखते हैं वर्ग की निम्न सीमा है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ग की एक निम्न सीमा है जो यहाँ पर 4.5, 9.5, 14.5 और उच्च सीमा क्या है 9.5। ये जो इस साइड जो है वो उच्च सीमा है और ये निम्न सीमा है। वर्ग अंतराल मतलब इंटरवल कितने का है, जैसे 4.5 मतलब 4.5 और 9.5 में कितने का अंतर है, तो 5, तो वर्ग अंतराल आ जाएगा 5। F मतलब मध्यांक वर्ग की। अब इसको ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर
देखेंगे ये कितनी संचयी आवृत्ति 44। अब हम यहाँ पर सम संख्या वाला सूत्र अप्लाई कर देंगे। इसका उत्तर हमारे सामने आ गया है। हम देख रहे हैं कि जब हमने इसको भाग दिया तो यहाँ पर 22वां पद 22 आया। 22वां पद कहाँ पर आ रहा है आप देखेंगे तो 22वां पद इस वर्ग अंतराल में आ रहा है। f का मतलब है, जो यहाँ पर f दिया हुआ उसका मतलब है मध्यांक वर्ग से पूर्व की सभी आवृत्तियों का योग। तो मध्यांक वर्ग हमारा हमको प्राप्त हो गया है। इसके पहले की आवृत्ति कितनी है आप देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 5। अब हम इन सब सारी चीज़ों को इस सूत्र में अप्लाई कर देंगे। वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा है वो यहाँ पर 9.5 है। 22 हमको यहाँ प्राप्त हो गया है। 5 जो है वो हमारा f है और यहाँ जो 17 है वो उसकी आवृत्ति है, यहाँ पर लिखा हुआ है सब। और लास्ट जो इंटरवल है मतलब 9.5 और 14.5 के बीच का अंतर कितना है तो 5 है। और यह जो 5 है वह मध्यांक वर्ग से पूर्व की सभी आवृत्तियों का योग है जो यह है। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर त्रुटिवश माइनस की जगह प्लस हो गया था। अब हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो हमारा ये 9.5 धन 5 आता है। अब हमारा उत्तर हमको प्राप्त हो गया 14.5। तो ये हमारा मध्यांक है। अब हम इसके कुछ लाभ देख लेते हैं कि मध्यांक के क्या क्या लाभ हैं। इसका परिणाम वास्तविक होता है, अर्थात वह श्रेणी के मध्य का मूल्य होता है, इसलिए इसका जो परिणाम होता है वह वास्तविक होता है। इसके द्वारा गुणात्मक तथ्यों जैसे क्षमता, ईमानदारी, रुचि, निपुणता आदि का भी विश्लेषण किया जा सकता है। इसके साथ असामान्य तथ्यों का प्रसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब बहुत छोटे या बड़े अंक का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यह सरल और स्पष्ट है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको ग्राफ, बिंदु, रेखी चित्रों द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। साथ ही यह आंकड़ों का सही प्रतिनिधित्व करता है। और सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि इसमें शीघ्रता से गणना की जा सकती है। साथ ही यदि हम इसकी सरलता की बात करें तो इसकी बारंबारता को देख कर ही हम कई बार अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें मध्यांक संख्या कौन सी होगी। किंतु इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे इकाइयों की संख्या में परिवर्तन करने पर इसका मूल्य परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण यह वास्तविक परिणाम नहीं दे पाता। साथ ही वास्तविक प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जैसे आप अगला देख सकते हैं चरम पदों को महत्व देने पर इसका प्रयोग नहीं होता। ये दोनों काफ़ी कुछ मिलते जुलते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ अंक काफ़ी कम, उनमें अंतर बहुत ज़्यादा होता है, कम और ज़्यादा होते हैं। तो यदि हम लास्ट के अंकों को या शुरुआती अंकों को महत्व देना चाहते हैं तो इसका प्रयोग हम नहीं कर पाते। इसी कारण श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित नहीं हो सकता इसका परिणाम। ये दोनों काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका बीजगणितीय प्रयोग करना मुश्किल हो जाता है, उस स्थिति में यह उपयोग नहीं किया जा सकता। साथ ही हमने पहले देखा है कि पदों के क्रम की व्यवस्था करना पड़ता है हमको आरोही या अवरोही क्रम में। उस दशा में इसमें समय काफ़ी नष्ट होता है। और क्योंकि यह सिर्फ मध्य का अंक बताता है और हो सकता है कि उसका प्रसार बहुत ज़्यादा हो, दोनों तरफ कम और ज़्यादा तरफ बहुत ज़्यादा प्रसार हो, इस कारण यह विश्वसनीय भी नहीं होता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो के द्वारा मध्यांक संबंधी जानकारी प्राप्त हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।